हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। ये जो हमारे क्रैश कोर्स का ये जो हम चैप्टर की समरी देख रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड और क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और आप बढ़िया इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सारी चीजें आपके लिए हैं, आपके प्रिपरेशन के लिए हैं। आइए आज का सेशन बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन, हम क्या समझते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन की बात हम किस चीज में कर रहे हैं? प्लांट्स को लेकर कर रहे हैं। हमने पहले भी अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमने उन दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। जैसे कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। बस हम उसी के आगे ब्रॉडर कंसेप्ट को देखते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स को मिलते कहां से हैं? सो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये देखने की कोशिश करी कि जो सॉइल है वो कितनी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। क्या बिना सॉइल के भी प्लांट ग्रो हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो न्यूट्रिएंट्स ही मिल रहे थे प्लांट को सॉइल से। और अगर ऐसा था तो ये जो सॉइल है इसको अगर हम हटा दें और आर्टिफिशियल तरीके से हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें तो क्या हमारा प्लांट सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता? इसको देखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उनमें से कुछ हमें अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स बाय प्लांट वाज डिटरमाइंड बाय वेरियस साइंटिस्ट। प्लांट्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बात करी थी बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को यूज करके इस स्टडी को आगे बढ़ाया। पहली एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी हाइड्रोपोनिक्स। पहली स्टडी का नाम था हाइड्रोपोनिक्स। कब हुई थी? इन द ईयर 1860। किसने करी थी? जूलियस वॉन सैश ने। He demonstrated for the first time, इन्होंने सबसे पहली बार प्लांट को लेकर के स्टडी करी न्यूट्रिएंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम he said that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। इनका जो कंसेप्ट था वो ये था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि एक प्लांट अपना पूरा जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है बिना सॉइल के भी, अगर उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। सी व्हाट इज रिटन, प्लांट यहां से प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। हमने प्रोवाइड क्या कर दिया है? एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है जहां सॉइल एब्सेंट है। दी सॉइललेस प्रोडक्शन ऑफ प्लांट जब होता है, यानी प्लांट जब बिना सॉइल के ग्रो कर जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक। ये टर्म दिया था ग्रीक सर ने इन 1937। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के नाम। इट इज नोन एज सॉइललेस कल्चर और सोल्यूशन कल्चर। सॉइललेस कल्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर सॉइल इज एब्सेंट, यहां पर सॉइल इज एब्सेंट, और हम इसे सोल्यूशन कल्चर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है जिसके अंदर मिले हुए हैं बहुत सारे मिनरल्स। क्लियर? तो ये हो गया हाइड्रोपोनिक्स। साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दी साइंटिस्ट के नेम्स क्या हैं। पहला नाम हमें जूलियस वॉन सैश का याद रखना है, दूसरा नाम हमें ग्रेक का याद रखना है। 1937 में हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी कब हुई थी? हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी हुई थी 1860 में। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस स्लाइड। ठीक, इतना लिख लिया, 3 पॉइंट लिख लिए। कौन कौन से? हाइड्रोपोनिक्स कब हुआ था? 1860 में, उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट, और फिर ग्रीक जिन्होंने ये टर्म दिया था हाइड्रोपोनिक्स। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स या जो सॉइललेस कल्चर होता है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, अगर बिना सॉइल के आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे रहे हो प्लांट को और वो ग्रो हो जाता है, तो हमें क्या समझ में आता है कि न्यूट्रिएंट ही वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो उसे सॉइल में से चाहिए था प्लांट को, और अगर वो नहीं भी मिला, बाहर से न्यूट्रिशन मिल गया, तब भी वो ग्रो कर गया। तो एसेंशियल है मिनरल्स। इसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिले, यानी कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स को हटा दें और ऐसी सॉइल प्रोवाइड करें जिसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो क्या होगा? प्लांट में डेफिशिएंसी के
सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, है ना, ये डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने लगेंगे, डेवलप ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा उसके अनअवेलेबिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी जो है वो दिखने लगेगी। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट ऑन प्लांट्स व्हेन एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। और ऐसा नहीं है कि भाई न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप क्या करो, उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट एक बार में दे दो, एक बार में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने किसी भी चीज की अतिशयोक्ति कर दी, किसी भी चीज को एक्सेस में दे दिया, तो उससे क्या होगा, उससे वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। देखो ज्यादा चीज अगर कोई भी होती है ना, ज्यादा मीठा भी अगर होता है ना खाने में, तो वो भी टॉक्सिसिटी के साइड जाने लगता है। कोई भी चीज का एक्सेस जब हो जाए ना तो वो हानिकारक हो जाता है। तो एक्सेस अगर यहाँ पे भी हो गया न्यूट्रिएंट का, तो वो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिसिटी, जहरीला हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉसिबल इंटरैक्शन अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट। और फिर ये जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो प्लांट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स में एक पॉसिबल इंटरैक्शन होता है। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो भी इनसाइड रिएक्शंस चल रही होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलूं मैं इसे, रादर बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलूं मैं इसे, तो बायोलॉजिकल रिएक्शन से हमारा क्या मतलब है कि भाई वो रिएक्शंस जो प्लांट की बॉडी में चल रही हैं वो उनमें एसेंशियल रोल है किसका, हमारे एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स का। इतनी बात हुई हाइड्रोपोनिक्स को लेकर, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्निक है जहां पर सॉइललेस कल्चर इन विच रूट्स ऑफ प्लांट्स आर सस्पेंडेड इन मिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब रूट्स जो हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाहर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, अब हमने क्या किया है, रूट्स जो है उसको कंसिस्टेंटली डिप करके रखा है एक सोल्यूशन में, और उस सोल्यूशन में क्या मिला रखा है, न्यूट्रिएंट्स मिला रखे हैं। सैंड कल्चर इज द सैंड in the sand is used as rotating medium and nutrient solution is added to it। थोड़ा सा सैंड कल्चर ले लेते हैं, उसमें सैंड कल्चर क्यों लेते हैं, और रोटेटिंग मीडियम की तरह काम करता है, हम बदल के उसे यूज कर सकते हैं, और उसमें हम मिला देते हैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ठीक, फिर आता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब ये न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सैंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक, न्यूट्रिएंट के, अच्छा यहाँ पर एरोपोनिक्स इंपॉर्टेंट है। अब जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है उसमें जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन होता है वो ड्रेन किया जाता है प्लांट की रूट से, ठीक है, रूट्स में से जो मिनरल वाला कंटेंट है, सोल्यूशन है, वो ड्रेन कर देते हैं थ्रू एक चैनल बना करके। इन दिस प्रोसेस प्लांट रूट डू नॉट हैव एनी सबस्ट्रेटम। रूट्स किसी सबस्ट्रेटम यानी कि बेस से अटैच्ड नहीं रहती हैं, बट दे आर बेस्ड रेगुलरली इन दी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। बट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम उन्हें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन देते रहते हैं। दैट इज अबाउट द न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली डिप नहीं रखेंगे रूट को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में, ना ही रूट के पास कोई सबस्ट्रेटम में अटैचमेंट होगा। सबस्ट्रेटम मतलब बेस में कोई अटैचमेंट भी नहीं प्रेजेंट है, तो फिर क्या मिल रहा है इसको, तो फिर इसे हमें बार बार थोड़ी थोड़े टाइम में क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, दैट इज न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। हमने क्लासिफाई किया एसेंशियलिटी या रिक्वायरमेंट को लेकर, क्यों जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, कितना एसेंशियल है, इसके बेसिस पर हमने न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया। पहला जो पॉइंट था वो था एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट। टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकल रोल है। फिजियोलॉजिकल रोल यानी प्लांट की बॉडी में जो अंदर फंक्शंस चल रहे हैं उसमें रोल है, और स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली बनते रहें उसमें रोल है। तो हम उस मिनरल को क्या बोलेंगे, एसेंशियल mineral element. These are indispensable for plants to complete their life cycle. अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। टोटल कितने हैं, 17 एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं। क्लियर, इसको लिख लीजिए, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 17, जो क्यों जरूरी हैं, दो काम के लिए, एक तो स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल रोल के लिए, और अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट की ग्रोथ कंप्लीटली नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। राइट इट डाउन, लिख लिया, ओके।
नाउ द नेक्स्ट, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल अगर हम बाकी 17 को छोड़ दें तो सारे के सारे क्या है? नॉन एसेंशियल। ये वो हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पड़ती है। कहां पड़ती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी बॉडी की सारी रिएक्शंस जो चल रही हैं ऑफ सम प्लांट्स बट नॉट ऑल। लेकिन सारे प्लांट्स को इनकी जरूरत नहीं होती, कुछ प्लांट को इनकी जरूरत होती है। अगर ये एब्सेंट भी होंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा डेफिशिएंसी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं होगा। एग्जाम्पल है कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम एक्सेट्रा। यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक तरफ है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, दूसरी तरफ है मेरे पास नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट की लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। प्लांट की लाइफ साइकिल विल बी अफेक्टेड। और अगर नॉन एसेंशियल मिनरल मिसिंग हुआ, नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिसिंग हुआ, सो इट डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ प्लांट। इससे इसके होने ना होने से प्लांट पर बहुत ज्यादा असर नहीं आता। ना ही नॉन एसेंशियल मिनरल्स या नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को सारे प्लांट्स यूज करते हैं, सिर्फ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लिख लीजिए, डन, ओके। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स में और किस तरीके से क्लासिफाई किया। पहला तो हमने देखा किसके बेसिस पर था, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, ग्रोथ के सेशन में। लेकिन अब हमें क्या देखना है? एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट जो था ये सबसे पहले किसने दिया था? एमन और स्टाउट ने इन 1939, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव, यानी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। क्वांटिटेटिव क्यों बोला है मैंने? स्टार्टिंग जब की सेशन की तभी मैंने आपसे कह दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो हमने ये अमाउंट जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? ये क्वांटिटी है। तो अब हमने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पर दिया कि कौन सा कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जो कम क्वांटिटी में चाहिए दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो एलिमेंट भी कहते हैं। सो फर्स्ट one will be micronutrient, माइक्रो एलिमेंट एंड फ्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या तीन नाम है? तीनों नाम याद होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट को माइक्रो एलिमेंट और फ्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। इक्वल टू लेस देन 10 मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ये इसका वेट बता दिया। एक्ट एज कोफैक्टर और एक्टिवेटर फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये किस चीज के लिए काम आते हैं? ये होते हैं कोफैक्टर्स या फिर ये होते हैं एक्टिवेटर, जो चालू कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। आपको सबको पता है एंजाइम जो होता है वो कभी भी खुद से अपना फंक्शन नहीं कर पाता। वो कैसे नहीं कर पाता? क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो उस इनएक्टिव फॉर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? चाबी भर के एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम प्लांट्स में कौन करता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। टोटल 8 नंबर होते हैं। जिंक है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे के सारे हमारे क्लोरीन, निकल, ये सब क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स या फिर हैं हमारे फ्रेस एलिमेंट्स। इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव वाइज ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैक्रो एलिमेंट्स भी बोला जाता है। मोर देन 10 मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इसका हमें चाहिए होता है। these are involved in the synthesis of organic molecules। इनकी जरूरत क्या होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए प्लांट में जरूरी होते हैं। 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर 9 इन नंबर। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे जो हैं ये क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मेनली ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाइल अदर्स आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। सॉरी, तो ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ही मिल रहे हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से भी मिल रहे हैं, कुछ वाटर से भी मिल रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है भाई? माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दे दो। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कम अमाउंट में चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, एंजाइम को सिर्फ हमें एक्टिव करना है, उसके बाद हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उससे हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बनाने वाले हैं। तो उसमें हमें किसकी मदद चाहिए? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो हमको ये कहां से मिलेंगी? अलग अलग सोर्स से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और सॉइल से। दिस इज ऑल अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एनी मिनरल आयन concentration in tissue that reduces the dry weight of tissue by about 10% is considered as टॉक्सिक। अगर किसी न्यूट्रिएंट या फिर किसी आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से प्लांट के जो टिश्यूज हैं उसका टिश्यू का जो ड्राई वेट है वो कम हो जाए। आपको याद है अपन ने पिछले सेशन में नहीं, बायोमोलिक्यूल्स वाले जो चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमें ड्राई वेट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, एक लिविंग टिश्यू लेते थे, सपोजिंगली हमने लीफ ली थी, उसका वाटर उसमें से निकाल लिया था, उसे ड्राई कर लिया था। अब जो उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अब ड्राई करने के बाद, वाटर रिमूव करने के बाद जो उसका वेट आता था वो उसका ड्राई वेट होता था। इसी तरीके से अगर किसी टिश्यू में, टिश्यू कोई भी हो प्लांट का, उसमें किसी आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ड्राई वेट कम हो जाए, पानी को हटा देने के बाद जो वेट बचता है टिश्यू का वो वाला ड्राई वेट अगर कम हो जाए और टिश्यू बाय अबाउट 10%, कितना कम होना चाहिए? 10%, तो हम उसे बोल देते हैं कि भाई ये तो टॉक्सिसिटी हो रही है, ड्राई वेट हमारा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सच क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन वेरीज वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैंने यहां पर एक चीज देखो, क्या बोली है? आयन का कॉन्सेंट्रेशन। आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक आयन का ही हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्या बात याद रखनी है कि अगर आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी वजह से अगर हमारा ड्राई वेट जो है वो कम हो जाता है, अगर ड्राई वेट हमारा कम हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। और ड्राई वेट कितना कम होना है? 10%। कितना कम होना है? 10% तक अगर कम हो जाए ड्राई वेट तो हम उसे क्या बोलेंगे? टॉक्सिसिटी बोलेंगे। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आयन जो है ये कोई सा भी हो सकता है, लेकिन किसका होना चाहिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला, माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? लिखिए इसको। ऑल राइट, राइट इट डाउन। फाइन। नाउ टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक चीज और है, मॉडरेट डिक्रीज। अगर थोड़ा बहुत कम हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट, कॉजेज डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स यानी कि अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कुछ डेफिशिएंसी जैसा दिखने लगेगा। एंड मॉडरेट इंक्रीज, अगर उसी से मॉडरेट वैल्यू में थोड़ा और इंक्रीज हो जाए तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब ये कितनी अलग बात है कि देखो, आयन मुझे जितना चाहिए उससे अगर मॉडरेट कम हुआ तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, और अगर उससे मॉडरेट ज्यादा हुआ तो मेरे अंदर टॉक्सिसिटी हो रही है। मतलब मुझे उसको लेवल में मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई द सॉइल इज ऑलवेज द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत है। इसके बाद टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट वेरीज फॉर डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट्स के लिए जो क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट्स की वो अलग अलग होती है। ठीक, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। दस मैंगनीज टॉक्सिसिटी एक्चुअली कॉजेज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज। मतलब तुम एक चीज समझ रहे हो कि अगर हमारे पास मैंगनीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम में डेफिशिएंसी आने लगेगी। दस मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी है उससे हमारे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मैंगनीज अगर ज्यादा हो गया प्लांट के पास तो इन तीन एलिमेंट्स की इसको क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी, किसी चीज का बढ़ जाना इस टॉक्सिसिटी, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी आयरन जो है कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें क्या होंगी? इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया, ये टॉक्सिसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? क्लियर? लिख लीजिए। Done? Okay. Now the next is essential elements. Absorption कैसे होता है? Essential elements become available to the roots due to weathering of rocks. Weathering of rocks जो है मतलब जहां पर जैसे rocks जो टूटती हैं, है ना, तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो भी सॉइल में ही मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। लेकिन प्लांट को मिलते कहाँ से? भाई जो रूट है वही है सॉइल में, तो रूट में भी किससे जाए? रूट से ही जाएगा। किसको? स्टेम को, लीफ को, हर पार्ट में रूट से ही एब्जॉर्ब होके जाएगा। दीज प्रोसेस एनरिच दी सॉइल विद डिसॉल्व्ड आयंस। इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें डिसॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अच्छी भरपूर मात्रा में आ जाते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से सॉइल
सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल, ना कि सिर्फ सॉइल से हमें मिनरल मिलता है बल्कि हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनबीना हो गया, दोज वर द नाइट्रोजन फिक्सिंग वंस, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में। तो हमें ना कि सिर्फ अगर ये रूट है ना, और ये अगर प्लांट है, तो यहां से मान लो सॉइल है, तो सॉइल में से हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा भी एक चीज प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है भाई, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी तो है जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। सो देयर विल बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होंगे, अदर माइक्रोब्स होंगे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको लेकर, जो अब्जॉर्प्शन है उसको लेकर। लिख लिया, डन, ओके। नाउ it holds the water and supplies air to the roots, thus it acts as matrix that stabilizes the plant। सॉइल क्या कर रही है कि ना तो ऐसा नहीं है कि सॉइल सिर्फ वाटर प्रोवाइड करती है, पर उसमें बीच में एयर पार्टिकल्स भी तो होते थे जब अपन प्रिपेयर करते थे सॉइल को, तो वो भी प्रोवाइड करती है रूट को, और एक स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो तीन चीजें मिल रही है वहां से हमको। क्या क्या मिल रहा है, वाटर भी मिलेगा, वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, और इसके साथ साथ एक और चीज मिलेगी, वो क्या है, स्टेबिलिटी। और मिनरल अपनी जगह मिल ही रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल इन सॉइल कैन बी रेस्टोर्ड बाय अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अगर मान लो कि सॉइल कोई सी ऐसी है जिसके अंदर खुद में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो हम उसे आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे लोग घर में भी करते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल बताती हूँ। देखो क्या होता है ना, ऐसा कहा जाता है अक्सर कि आप अपने घर में जो भी फ्रूट्स खा रहे हो, जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हो, उसके जो पील्स निकल रहे हैं उससे कंपोस्ट बनाओ। कंपोस्ट हम कैसे बनाते हैं, दो तरीके होते हैं उसको रीयूज करने के। एक तो चीज ऐसी है, आप थोड़े से आलसी हो, कौन जाके कंपोस्ट बनाए, ऐसा करो, लाओ जितने पील्स निकले हैं उसको मिक्सर में डालो, पूरे को ग्राइंड कर दो, पूरे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें आ गए ग्राइंडर मिक्सचर में। उसको फिर अगर मान लो 1 जार मिक्सचर है तो पूरा उसे 1 बकेट वाटर के साथ मिक्स करते हैं, और उस 1 बकेट वाटर को एक मग सारे प्लांट्स में डाल दो। ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया तरीका होता है। आप उसे यूज भी कर लेते हो, प्लांट्स को अपना न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है, क्योंकि भाई हमारे पॉट की सॉइल जो है वो तो वैसी की वैसी है, उसको कौन अलग से जाकर न्यूट्रिशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, तो हम उसे ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पर आप मुझे एक चीज बताओ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, उसे 1 बकेट वाटर में क्यों ऐड किया? आपने जार में से निकाल के सीधा क्यों नहीं डाल दिया, एक दिन 1 जार का 1 पॉट में, 1 जार का 1 पॉट में? ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा हमने इसीलिए नहीं किया कि अगर हम ऐसा कर देते तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाता। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट होता तो प्लांट में डेफिशिएंसी आने लगती कुछ न्यूट्रिएंट्स की, या फिर प्लांट में टॉक्सिसिटी होने लगेगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम 1 बकेट वाटर में ऐड करके ऐसा करते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में किसी एक जगह पर कोई एक कार्टन में या किसी चीज में पेपर वगैरह बिछा दो, उसमें आपने अपने पील्स डाले, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, पील्स डाले, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, जो भी आपका हाउस होल्ड वेस्ट निकला पील्स का वो डाले, मिट्टी डाल दी, सॉइल डाल दी। ऐसे करके वो आप क्या तैयार कर लेते हो, एक मैन्योर फर्टिलाइजर टाइप का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हो, फिर उसको आप अपने प्लांट्स में डाल देते हो। सो नाउ सी, इन एवरी वे वहां पर आप सॉइल मिक्स कर रहे हो, यहां आप वाटर मिक्स कर रहे हो, पर आप उसे डाइल्यूट कर रहे हो। आप वैसा का वैसा कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट प्लांट को दोगे तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा, इसीलिए कम अमाउंट में ही देना होता है। यहां पर क्या बात करी है कि भाई अभी हम जो ये प्रोसेस कर रहे हैं ये हम अपने घर में कर रहे हैं मान लो, तो ये तो हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं ना, तो हम आर्टिफिशियली उसमें ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही जो हमारी क्रॉप्स हैं वहां पर भी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो भी सेम काम करते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर सॉइल में डेफिशिएंसी हो एसेंशियल एलिमेंट्स की, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, वहां पर हम उसे क्या कैसे पूरा करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाल के हम उसे पूरा करते हैं, ताकि प्लांट जो है वो प्रॉपर ब्लूम में अपना ग्रो हो सके। इतनी बात समझ में आ गई? डन। नाउ next is mineral salts are translocated through xylem along with ascending stream of water which is pulled up through the plants by transpiration pull। देखो ये जो वाटर है ये ऊपर कैसे चढ़ता था, ट्रांसपिरेशन पुल। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल? भाई ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ पर इसमें ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, तो यहां से ये वाटर अब्सॉर्ब हो गया, वाटर अब्सॉर्ब क्या, इवेपोरेट हो गया। तो जब इसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है इस तरीके से, तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन कहलाता है ये प्रोसेस। और ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या होता है, अगर मैं इसको एक ऐसे बनाकर देखना चाहूँ, अगर मैं इसे ऐसे बना के देखना चाहूँ कि ये कैसा दिखेगा ट्यूब में, तो मान लो कि मैंने इसमें एक ट्यूब बना ली, इस ट्यूब में फ्लो करने वाला है वाटर। तो ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो तो खाली हो गए, उनकी जगह खाली हो गई। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ बचे हैं, नीचे की साइड बचे हैं। और खाली कहाँ पर हो गए हैं, देखो यहाँ पर खाली हो गए, ये वाली जगह खाली हो गई, ठीक। और जब ये जगह खाली हो गई तो क्या हो गया, नीचे पूरा का पूरा वाटर भरा था, देखो नीचे पूरा ऐसे वाटर भरा था, ये वाटर पार्टिकल्स थे। तो ऊपर की जगह खाली है तो ये वाला वाटर पार्टिकल ऊपर खींचेगा, तो पुल क्रिएट होगा एक। ऐसे ही इसके रूट्स में भी वाटर भरा होगा तो उसमें से भी वाटर ऊपर जाएगा। ऐसे करके जब ऊपर के लेयर में से वाटर उड़ जाता है तो एक ट्रांसपिरेशन पुल वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन जाता है जो पानी को ऊपर खींचते हैं। तो सॉइल में से जो रूट है वो पानी को लेके आएगी, स्टेम को देगी, स्टेम लीफ को देगी, ये ट्रांसपिरेशन पुल होगा। तो जब मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो भी कैसे जाते हैं, वो इसी तरीके से ट्रांसलोकेटेड होते हैं जाइलम के थ्रू। ट्रांसलोकेट होने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जब ये मिनरल्स ट्रैवल करेंगे, जब मिनरल सॉल्ट्स ट्रैवल करेंगे तो वो भी किसके साथ साथ ट्रैवल करेंगे, इस ट्रांसपिरेशन पुल के साथ साथ ट्रैवल करेंगे, जो कि किसमें होगा, जो कि इट विल टेक प्लेस इन दी जाइलम। It will take place in the xylem. बात समझ में आ गई। The analysis of xylem sap shows the presence of mineral salts in it. जब हम इस जाइलम सैप को निकाल लेते हैं ना, मान लो हमने इसको कट किया, कट करके थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया, कट करके थोड़ा सा हमने इसमें से निकाल लिया, ऐसे इसका सैप निकाल लिया, ठीक। तो इसका जो सैप हमें मिलेगा, उस सैप के सोल्यूशन में हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलते हैं, इसको जब हम स्टडी करते हैं इस सैप को, तो इसमें हमें मिलते हैं मिनरल सॉल्ट्स। वी फाइंड मिनरल सॉल्ट्स इन इट, ठीक है। ये हो गया, इतना लिख लीजिए, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट में नेक्स्ट चीज जो है वो है इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल। यानी कि जहां खाली जगह होती है वहां पर इनिशियली जल्दी से एक रैपिड आयन का अपटेक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्री स्पेस या फिर आउटर स्पेस ऑफ सेल, दैट इज द एपोप्लास्ट इज पैसिव। तो ये कैसे हुआ, पैसिवली हुआ, जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। इन दिस सेकेंड फेज, ये तो हो गया एक फेज। दूसरे फेज में क्या होता है, uptake the ions are taken in slowly into the inner space, तो इसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। एक हमने पढ़ा एपोप्लास्ट ऑफ द सेल, एपोप्लास्ट ऑफ द सेल और सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। एपोप्लास्ट में खाली जगह पर आयन आके अरेंज्ड हो गया, ठीक है, और जो हमारा सिम्प्लास्ट है उसमें धीरे धीरे आयन्स ऊपर चढ़ेंगे, और जो ये एपोप्लास्ट है इसमें रैपिडली आयन्स ऊपर मूव कर जाएंगे। पैसिव मूवमेंट जो होता है आयन का एपोप्लास्ट में, वो इट अकर्स थ्रू आयन चैनल, वो एक आयन चैनल की तरह चलता है। आयन चैनल का मतलब है जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचते हैं तो ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ऐसे ही आयन के बीच का इंटरेक्शन होता है तो वो पुल हो जाता है। तो ये पैसिव हो जाता है, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं लगती, खुद ही हाथ पकड़ के आयन्स ऊपर चढ़ जाते हैं। दी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सिलेक्टिव पोर्स, और बस इसमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उसको हम सिलेक्टिव पोर कहते हैं। और प्रोटीन से देखो हमें भी मालूम है कि आयन्स का एक्सचेंज, सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा है आयन्स का एक्सचेंज जो है वो प्रोटीन चैनल के द्वारा होता है। बाहर से अंदर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयन्स को, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, वही कंसेप्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। नेक्स्ट, एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन, चाहे आयन अंदर आ जाए, ठीक है, चाहे बाहर चला जाए, एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। सिम्प्लास्ट जो है ये प्रोसेस स्लो तो है पर हो सकता है इसको एटीपी की जरूरत भी पड़ जाए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत भी पड़ जाए, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। और डेफिनेटली जहां पर भी एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, वेर एवर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, वी कॉल इट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू वी कॉल इट एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिम्प्लास्ट इंक्लूड्स ट्रांसलोकेशन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इनके बीच में एक कॉमन बन गया है, कॉमन क्या कहना चाहिए, पाथवे बन गया है, और फिर इसका जो
सेल कॉन्स्टिट्यूएंट था और इसका जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट था यानी कि जो साइटोप्लाज्म था उसने एक कनेक्शन बना लिया है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, वो क्या कर देगा अपनी चीजों को फ्लो करा देगा। प्लाज्मोडेस्माटा वो जो अटैचमेंट होता है ना सेल टू सेल इंटरैक्शन वाला, हमने अलग अलग जंक्शंस पढ़े थे उसमें, डेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, हेमीडेस्माटा पढ़ा था, तो वो क्या कर रहा है सेल के बीच का जो जंक्शन है ना वो चेंज करा देगा, एक्सचेंज करा देगा मटेरियल्स को। दैट इज व्हाट सिम्प्लास्ट इज गोइंग टू डू। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हम कार्बन को छोड़ दें, हाइड्रोजन को छोड़ दें, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ दें, तो इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर कार्बन, ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भाई लिविंग में भी है और हमारे अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये स्टार एलिमेंट है भाई, इसको जो सबसे ज्यादा जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसकी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एज टू नाइट्रोजन एटम्स आर जॉइंड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसको हम तोड़ नहीं पाते, तो इसे यूज कैसे करेंगे? तो अब हमारे लिए काम आता है किसका? जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका। थंडरिंग हो गई, लाइटनिंग हो गई, स्ट्रोम हो गई, ये सारी चीजें ब्रेक कर रही है नाइट्रोजन का बॉन्ड। इसके अलावा माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे सॉइल के अंदर, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं। ऑल आर दीज the things or the factors which convert the nitrogen into acceptable या absorbable form, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक स्टार एलिमेंट है, ये मैंने आपको बताया। नोटेड डाउन, लिख लीजिए इसको इतना। फाइन, रिटन। अब आती है बात क्या कि आगे देखो, मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत इनर्ट, हाईली इनर्ट होता है, ठीक है, इनर्ट गैस होती है, इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम नाइट्रोजन को जैसा वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वैसा का वैसा अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं कर सकते या बॉडी में नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारा जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट ना रह जाए और कन्वर्ट हो जाए स्मॉलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज हाईली इनर्ट गैस and it is difficult for most of the living organisms including higher plants to obtain it directly for use। इसकी वजह से चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा भी हो, बहुत हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी अगर होगा तो वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऐसा का ऐसा एटमॉस्फेयर में से बॉडी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस पर्पस इसको फिक्स करने की जरूरत होती है, और जब हम इसे फिक्स करते हैं इस पर्पस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहली बार नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने क्लास 8th में पढ़ा था, क्लास 8th में पढ़ लिया था। तो ये जो पर्पस है जहां पर हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो वो कैसे होता है? इट इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट। इसको हम नाइट्रोजन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करवा देते हैं, जैसे कि कार्बन के साथ करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे, जिससे कि ये कुछ कंपाउंड बना ले, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम सॉल्ट्स एक्सेट्रा। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम सॉल्ट जो है, अमोनिया जो है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल फॉर्म्स होते हैं, तो हम इसे उसमें कन्वर्ट कर देते हैं बिफोर इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। इससे पहले कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज करें, उसे अब्सॉर्ब करें, तो हमें जो डायरेक्ट ऑब्टेन्ड नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स में। कैसे हम उसे अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? जब हम उसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को एड अप कर देते हैं, तो वो इनर्ट जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। इतना समझ आ गया? ओके, नाउ कम्स द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज्यादा देखी जाती है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सॉइल में इट इज अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स मोस्टली एज NO3। NO3 देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, नाइट्रेट बन गया। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया, अमोनिया बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया तो नाइट्राइट बन गया। सो देयर वर ओनली 3 एलिमेंट्स विथ विच द नाइट्रोजन इज कंबाइंड। नाइट्रोजन को हम 3 चीजों के साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और एक चीज और मैंने क्या बताई थी? कार्बन। कार्बन के साथ भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा किस फॉर्म में? अगर ये
इन दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो भी हम इसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले में, नाइट्रोजन और कार्बन वाले में। तो ये लिविंग टिश्यू में अब्सॉर्ब हो सकता है। ये किस में अब्सॉर्ब हो सकता है? लिविंग टिश्यू में अब्सॉर्ब होने लायक बन जाएगा। अब यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। ये क्या है? हमारी नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को हमने फिक्स किया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है? यहाँ पर ये लाइटनिंग का साइन दिख रहा है, वाटर हो रहा है, थंडरिंग होगी, लाइटनिंग होगी, इन सब चीजों से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा अमोनिया में, तो ये अमोनिफिकेशन हो गया। अमोनिफिकेशन हो जाने के बाद ये सॉइल में आ जाएगा। अब जब सॉइल में किससे टूट गया है? नॉर्मल लाइटनिंग, थंडर, इन सब फैक्टर की वजह से, वाटर, एयर, ये सारी चीजों की वजह से क्या हो गया? ये टूट गया। टूट के क्या बन गया? अमोनिया। अमोनिया बन गया मतलब कि NH4 बन गया, अमोनिफिकेशन हो गया, तो ये आ गया सॉइल में। अब सॉइल में इसके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मिलेंगे। आओ भाई बैठे बात करें। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया के साथ मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह मिल जाएगा, ये कन्वर्ट होगा NO2 में, यानी कि इसका नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन होने के बाद वो जो नाइट्रिफिकेशन जिसका हुआ है, यानी कि अब जो बना है NO3, वो क्या होगा? प्लांट से अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एसिमिलेशन हो गया, तो प्लांट ने इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लिया और फिर बचे हुए का डीनाइट्रिफिकेशन हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन होके वापस से नाइट्रोजन कहाँ पहुंच गया? एटमॉस्फेयर में। अब ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बजाय इसके कि हम उसे बार बार लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, आप इसे साइकिल के थ्रू, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू याद रखने की कोशिश करो। वहां पर आपको आंसर लिख के नहीं आना है, इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स पता होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हमें साइकिल से समझ में आ जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा वो बताया। रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर। इससे क्या होता है कि रेगुलर सप्लाई बनी रहती है नाइट्रोजन की इन दी नाइट्रोजन साइकिल, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ, जिसने ध्यान नहीं दिया है मैं एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से देखना। क्या होता है? देखो कौन सा कलर ले लें जो दिखेगा? रेड ले लेते हैं। क्या होता है? पहले नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, किसमें? एटमॉस्फेयर में, तो उसका फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन कैसे होगा? जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर है उनकी वजह से वो फिक्स होके किस में गिर जाएगा? सॉइल में गिर जाएगा। तो अब जब वो फिक्स हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अमोनिफिकेशन हो चुका है। अमोनिफिकेशन होने के बाद उसके साथ नाइट्रोजन बैक्टीरिया मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? अमोनिया के साथ मिलेगा। अब ये अमोनिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज है दोनों आपस में मिल बैठेंगे जब दो यार, तो क्या बना लेंगे? ये नाइट्रिफिकेशन कर देंगे। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? अगेन दी नाइट्रोजन विल बी कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉम्बिनेशन होगा, ये प्लांट को समझ में आ जाता है, हटाओ इसको अलग, मुझे दे दो। तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला एलिमेंट जो है उसको ग्रैब कर लेता है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोडक्ट है उसे ग्रैब कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, सॉइल में से रूट में चला जाएगा, रूट से फिर पूरे प्लांट की बॉडी में चला जाएगा। बचे कुचे का क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि वापस से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में चला जाना और वापस से फिर वो साइकिल चलती रहेगी। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस, दिस कंप्लीट साइकिल इज व्हाट वी कॉल एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, बात समझ में आ गई? इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। रेगुलर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल। तो इससे क्या होता है ना, एक रेगुलर सप्लाई बनी रहती है नाइट्रोजन साइकिल की वजह से पूरे फैक्टर्स में। देखो प्लांट को भी मिल रहा है, बैक्टीरिया को भी मिल रहा है, एनवायरनमेंट में भी जा रहा है, सॉइल में भी जा रहा है, वहां से लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे बॉडीज में भी चला जाएगा। सो इट इज कंटिन्यूस, द कंटिन्यूटी ऑफ नाइट्रोजन इज मेंटेन्ड। हर जगह हर एक ऑर्गेनिज्म को हर लेवल पे नाइट्रोजन मिलता रहेगा इस नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। ठीक है, इसको लिख लीजिए। डन? ओके। Now the next is nitrogen cycle can be conveniently discussed on the following steps. इसके steps क्या होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, उन steps का मैं एक बार आपको नाम बता देती हूँ। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां पर क्या हुआ था? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स हुआ था। एटमॉस्फेयर से
एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स की वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ था, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ था। और जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन एटमॉस्फेयर फैक्टर की वजह से हुआ था, तो आप यहां पर देख पा रहे हो किसके साथ कंबाइन हुआ था, हाइड्रोजन के साथ, और अमोनिया बना लिया था। तो नेक्स्ट आ जाता है अमोनिफिकेशन, जहां पर क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, यानी कि NH4 मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद यहां पर इसको कौन मिलता है, बैक्टीरियाज मिलते हैं। थर्ड स्टेप में बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज combine with NH4। अब ये अपना कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे, नाइट्रिफिकेशन जब हुआ था, नाइट्रिफिकेशन जब हुआ था तो उस दौरान N जो है वो किसके साथ कंबाइन, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया था, नाइट्रिफिकेशन हो गया था, NO3 बना लेता है। तो ये NO3 बना लिया इसने, NO3, और इससे पहले एक और प्रोडक्ट बनता है उसको NO2 बोलते हैं। तो NO2 बना, फिर NO3 बना। NO3 किसने ले लिया, प्लांट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया। भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन का यही था कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हवा में नाइट्रोजन चाहिए या सॉइल में नाइट्रोजन चाहिए, मिट्टी में चाहिए। अल्टीमेट एम क्या है, हमको चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में फिर यहां से अब्सॉर्ब हो जाएगा प्लांट्स में। इसके बाद क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रोजन है वो वापस से चला जाएगा, कहां पर, वापस से चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, वापस से चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि जहां से चालू हुए थे हम वहीं पहुंच गए। तो ये क्या हो गई, ये एक साइकिल हो गई, ये एक साइकिल हो गई। क्लियर, राइट इट डाउन, लिख लीजिए इतना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, now we are going to solve the most important और the most expected questions for this topic, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, न्यूट्रिएंट्स की हमने बहुत सारी बातें करी। न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अगर सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं है, अगर हमने सॉइल ही प्रोवाइड नहीं करी, बाहर से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, तो क्या प्लांट ग्रो हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट भी देखा। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्वांटिटेटिव बेसिस पर हमने इन्हें डिवाइड किया था, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए या जो कम अमाउंट में चाहिए। फिर हमने देखे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये सारी बातें करने के बाद हमने देखा कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स फॉर इट्स ग्रोथ। उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा, अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सारी चीजें जहां जहां आयन सबकी जरूरत थी वहां आपको बता दिया था। अब सॉइल में से तो न्यूट्रिएंट्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में से 3 चीज मिलती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर हमने देखा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, फिर अमोनिफिकेशन किया, फिर नाइट्रिफिकेशन किया, फिर डीनाइट्रिफिकेशन किया, और यहां पर हमने ये जो इंपॉर्टेंट समरी है चैप्टर की वो कंप्लीट करी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूं, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम स्ट्रांगली इस टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो बी रेडी। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज एन एसेंशियल एलिमेंट इज वन विच। एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है जिसकी कमी अगर हो जाए तो प्लांट का तो काम ही नहीं चलेगा, बस वही एसेंशियल एलिमेंट है ना। मतलब कि वो एलिमेंट जो इरिप्लेसेबल हो, जिसकी जगह कोई और एलिमेंट काम नहीं कर सकता, उस एलिमेंट को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट। ऑप्शंस देखिए, इट इंप्रूव्स प्लांट ग्रोथ, नहीं। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट ऐश। प्लांट ऐश क्या होता है, जब हम ड्राई वेट निकालते हैं प्लांट में से, एक मान लो टिश्यू निकाला, लीफ निकाली, उसको सुखाया तो ड्राई वेट आ गया, अब उसे बर्न किया तो अब उसका जो वेट निकलेगा वो ड्राई वेट निकलेगा, तो ये ऐश बन जाएगा वो। तो ये हमारा क्या है, ऐश बन रहा है, नहीं। इट इज अवेलेबल इन सॉइल, नहीं। It is indispensable for growth and is irreplaceable, yes, definitely. So right option is option D for this particular question, that the essential element is one which is indispensable and irreplaceable, जो हम replace नहीं कर सकते। Clear?
सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेमवर्क एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर, प्लांट्स का जो फ्रेमवर्क होता है वो कौन से एलिमेंट्स का बना होता है? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनने के काम नहीं आता पर इंपॉर्टेंट होता है ना, एसेंशियल एलिमेंट है वो भी। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेमवर्क प्लांट में कैसे बनता है, कौन से एलिमेंट से। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताए, क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, मैंगनीज, कॉपर एंड आयरन नहीं, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन नहीं, मैंगनीज, कैल्शियम एंड नाइट्रोजन नहीं। राइट ऑप्शन विल बी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। डन? इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। दिए गए ऑप्शंस में से हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक। तो जिंक नहीं है, मैंगनीज नहीं है, मोलिब्डेनम नहीं है। सही ऑप्शन मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? हमने कैल्शियम पढ़ा है। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नोट करिए। डन? ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो नोन एज। जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते थे उनके 2 नाम और थे। पहला था माइक्रो एलिमेंट्स और दूसरा था ट्रेस एलिमेंट। दूसरा था ट्रेस एलिमेंट्स। क्लियर है? ऑप्शंस देखिए, दूसरा नाम क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं, नहीं। ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप नहीं बोलते, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं बोलते। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेट एलिमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। डन? Okay, now see the next question. Next question says which one of the following is micronutrient? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाला है। तो ऑप्शंस क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, कॉपर है और कार्बन है। तो हमें क्या बताना है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। नाइट्रोजन जो है वो मैक्रो है, तो ये नहीं होगा। कैल्शियम मैक्रो है, ये नहीं होगा। कॉपर जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है और कार्बन भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो 5th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्लियर? ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। किस तरीके से प्लांट्स नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, NO3 के फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको साइकिल में बताया था कि जब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाए तो नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, और जब हाइड्रोजन मिलता है तो वो अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिया तो प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, लेकिन नाइट्रिफिकेशन होने के बाद ही नाइट्रोजन प्लांट में अब्सॉर्ब होता है। तो ये NO3 के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब हो सकता है, NO2 के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब हो सकता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट सप्रेशन और डिले इन फ्लावरिंग अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। फ्लावरिंग जो है वो कंप्लीटली डिप्रेस हो जाए या फिर डिले हो जाए, डिप्रेस हो जाए या फिर सप्रेस हो जाए या फिर डिले हो जाए। तो ऐसा कब देखा जाता है? ऐसा कब होता है कि भाई डिले हो गई है? किस न्यूट्रिएंट के कॉन्टेक्स्ट में होगा, किसकी कमी से होगा? तो एक बात समझो, फॉस्फोरस दिया है ऑप्शन में, नाइट्रोजन दिया है, कैल्शियम दिया है, आयरन दिया है। अब सबसे ज्यादा 4 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अब इसमें वो तीनों तो है नहीं, अब बचा क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द एलिमेंट जिसकी वजह से अगर ये नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग देर से हो पाएगी। सो ऑप्शन बी is the correct answer for question number 7. I hope this is clear. Done? Okay. Now let's move on to the previous year questions, जहां पर हम पिछले सालों में पूछे गए questions की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल दी थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दिए गए ऑप्शन में से सारे के सारे कौन से ऑप्शन में कौन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये नहीं होगा। मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बोरॉन, जिंक एंड मैंगनीज, ये फिर हमें क्या मिल जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सही ऑप्शन हमारा जो है, जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन है, नाइट्रोजन, निकल एंड फॉस्फोरस आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। This question was asked in 2016. Done? So option C is the correct answer. Next question देखिए, deficiency symptoms of nitrogen, potassium are visible first in. सबसे पहले डेफिशिएंसी सिम्टम्स नाइट्रोजन जब कम हो जाए या फिर पोटेशियम जब कम हो जाए तो सबसे पहला सिम्टम किस में देखा जाता है, ठीक है, सेंसेंस लीव्स में, यंग लीव्स में, रूट्स में या बड्स में, तो ये देखा जाता है सेंसेंस लीव्स में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ये क्वेश्चन 2014 का है। क्लियर? ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। दिए गए नीचे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और पूछा ये गया है, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि हर बार स्टूडेंट ये प्रिपेयर करके जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पर क्वेश्चन आएगा कि सॉइल में नाइट्रोजन कौन फिक्स कर रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया था 2011 में और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट। प्लांट जो है वो सॉइल में से कौन से ऑर्गेनिज्म की मदद से फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब कर पाता है। ऑप्शंस देखिए, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनबीना एंड ग्लोमस। तो सही आंसर क्या है, ग्लोमस। इट इज द ग्लोमस विच हेल्प इन अब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। बात समझ में आ गई? अब्जॉर्प्शन फॉस्फोरस का सॉइल से प्लांट में कैसे होगा, उसमें कौन काम करता है, ग्लोमस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप। अगर हमें ग्रोथ करानी है किस चीज की, रूट के टिप की, तो कौन सा वाला एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है जो इसमें मदद करता है। तो ग्रोथ अगर हमें करानी है कहीं पर भी, जैसे रूट टिप पर अगर हमें ग्रोथ करानी है, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैल्शियम। ऑप्शंस देखिए, जिंक, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीज। क्या होगा सही आंसर, कैल्शियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल दी अदर आर दी रॉन्ग। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। रीमोबिलाइज्ड कौन सा नहीं होता, तो रीमोबिलाइज्ड कौन सा नहीं कर सकते, रीमोबिलाइज नहीं हो रहा है मतलब कि क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, एसेंशियल वाला। तो कौन सा वाला नहीं हो सकता, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस। सही ऑप्शन है कैल्शियम। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, कैल्शियम। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक लिस्ट बना लो, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। अगर आपने ये लिस्ट बना ली तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयन अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट। कौन से फॉर्म में आयन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाता है प्लांट के थ्रू। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, फ्री एलिमेंट, फेरस, फेरिक, बी या सी। तो प्लांट में फेरस के फॉर्म में भी अब्सॉर्ब हो सकता है आयन और फेरिक के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। फेरस हो या फेरिक हो, दोनों फॉर्म में प्लांट में आयन का अब्सॉर्प्शन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, कौन से वाले एलिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो जो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन विल बी मॉलिब्डेनम। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही मॉलिब्डेनम है, कॉपर नहीं, मैंगनीज नहीं, जिंक नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। इसे मार्क कर लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। डन? ओके, सो नाउ वी आर डन विद द सेशन जहां पर हमने डिस्कस किया समरी ऑफ दी मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर की, फिर हमने सॉल्व किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर हमने सॉल्व किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज कहाँ करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www.magnetbrains.com टाइप करिए। जैसे ही आप ऐसा टाइप करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए। नीट पे जाकर के क्रैश कोर्स का आपको अलग से सेशन दिख जाएगा, वहां पर वॉच नाउ लिखा है। वॉच नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज पर सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप इनको सीक्वेंस में देख सकते हो, whichever सब्जेक्ट यू वांट, whichever वीडियो यू वांट टू वॉच, तो उसे आप प्ले करिए। इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। और आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर। आपको सिर्फ इतना सा करना है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू so much and keep studying.